तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ ए वेव। अच्छा, नाउ इंटेंसिटी ऑफ अ वेव क्या है, और इसको पहले सबसे पहले डिफाइन करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द इट is the power incident per unit, it is the power incident per unit area, पर यूनिट एरिया, या इसको सरफेस एरिया भी बोल सकते हो। थोड़ा सा इसके बारे में हवाला भी दूंगा मैं, क्या है क्या नहीं, लेकिन इट इज दी पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों है? क्योंकि ये पावर है, हकीकत में तो ये पावर है, पावर को एरिया से डिवाइड कर दो तो ये चीज आती है। तो पावर क्योंकि स्केलर है, एरिया क्योंकि स्केलर है, तो ये भी खुद भी स्केलर होगी, ऐसा हो नहीं सकता है वेक्टर आ जाए, तो इसलिए दिस इज ऑल्सो स्केलर। और इसके यूनिट्स क्या होंगे? पावर डिवाइड बाय एरिया। स्पेशल यूनिट्स भी देते हैं, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द यूनिट्स? watt per meter square, thank you I, so watt per meter square, पावर का watt, और ये अच्छा एज द डेफिनेशन इंटेंसिटी जो होगी वो आपको पावर पर यूनिट एरिया से ही मिलेगी, ठीक है। बट एक और चीज भी आप लोगों को दिमाग में रखनी चाहिए, यू नो द फॉर्मूला फॉर पावर एज वेल, ठीक है जी। पावर यू नो इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, ठीक है, सो इट्स डी डब्ल्यू बाई डी टी, और अगर ये बात समझ नहीं आती तो बेसिकली डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है जी। अगर ऐसी बात है तो पावर की जगह अगर हम ये लिख दें, अगर हम ये चीज लिख दें, तो दूसरा फॉर्मूला भी आता है इंटेंसिटी का, वो आता है एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है जी। सो एनर्जी भी लिख सकते हो, इसको मैं वर्क डन ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो चीज अनक्लियर ना हो। द चेंज इन वर्क अपॉन एरिया इनटू द चेंज इन टाइम, ठीक है जी। दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें, बाद वाली चीज दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, बस ये आपके लिए है, पीडीएफ पढ़ते हुए खुद ही याद आ जाएगा, एग्जाम में अगर ऐसा कोई सवाल आ जाएगा तो वो भी दिमाग में फॉरन क्लिक कर देगी चीज को, पावर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टाइम। सो ये दो फॉर्मूलाज हैं आपके वेव्स के चैप्टर के हवाले से, इंतहाई बेकार फॉर्मूलाज हैं, इनको बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। असल कहानी वेव्स की जो है वो अब डिस्कस होगी, क्या कहानी है आपकी। अच्छा, दी फर्स्ट कहानी इज, पहली कहानी आपकी ये है कि आपकी इंटेंसिटी जो होती है, द इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये क्या लिखवा रहा हूं, ये आपको ऐसी चीजें हैं जो आपको याद करनी है, लर्न दीज रिलेशनशिप्स। सो पहला वाला रिलेशनशिप ये है कि इंटेंसिटी आपकी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो कोई इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का ग्राफ कैसे बनेगा? इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का ग्राफ, वेरी गुड अब्दुल्ला, इट शुड बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बनती, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर वाला कर्व, ठीक है जी। और मिनिमम पैराबोला हमें अब्दुल्ला ने दिखाया है, और ऑब्वियसली जब एम्पलीट्यूड जीरो होगा तो एक वेव की एनर्जी भी नहीं होगी, इंटेंसिटी भी नहीं होगी, तो जीरो वाला पॉइंटर बिल्कुल हमारा कंफर्म हो गया, ठीक है जी। बाकी अगर अगर कोई ऐसी चीज भी आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड स्क्वायर का ग्राफ कैसे हो, स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, क्यों? बिकॉज अब मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली ये किया है, यह y है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने पूरी चीज उठा के x एक्सिस पे लिख दी है, सो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x वाला ग्राफ बन गया, ठीक है। सो इट शुड देन विल बी स्ट्रेट लाइन। तो ये कुछ बस ऐसी डिस्कशन थी आप लोगों से बात करने के लिए, थोड़ा सा ये देखने के लिए कि इसको कितनी चीज याद है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ अब्दुल्ला में ही कॉन्फिडेंस था एनोटेशन और बताने का। खैर, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप। इसको भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा मैं लिख दूँ, एक्चुअली नाउ दिस इज परहैप्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके बाद आप लोग मुझे देखोगे, ये पढ़ाने के बाद मैं अक्सर और बेशतर इस चीज में घुसूंगा, बार बार करवाऊंगा, बार बार दिखाऊंगा कि ये सिर्फ इधर नहीं है लोकलाइज, ये आपके पूरे फिजिक्स के कोर्स में ये पूरी चीज थी। क्या चीज है? अगर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के, तो कैन आई से इंटेंसिटी इक्वल्स टू के ए स्क्वायर? आई कैन से दैट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ला दो। अच्छा, और अब मैं ये करूंगा, मैं इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे पता है वो के बराबर। ओके, गुड थिंग इज, अगर ये कोई इंटेंसिटी 1 थी और उसके साथ एसोसिएटेड उसका एम्पलीट्यूड 1 था स्क्वायर, वो के बराबर आ रहा है, तो आई कैन यूज अनदर इंटेंसिटी एंड आई कैन ऑल्सो यूज उसके साथ एम्पलीट्यूड उसका, उसके साथ एसोसिएटेड उसका एम्पलीट्यूड, उस पर भी स्क्वायर लगा दूं तो वो किसके बराबर आएगा? वो फिर भी के बराबर आएगा। तो अगर ये दोनों चीजें के बराबर ही आ रही हैं, और कॉन्सिक्वेंटली आई थ्री अपॉन ए थ्री बी स्क्वायर इसी तरह से आएगा, सब कुछ कांस्टेंट के ही देंगे, तो हम इन दी एंड क्या कर सकते हैं, हम इन दी एंड ये कर सकते हैं
के वी कैन डिराइव दिस रिलेशनशिप। ठीक है, और अब से आपकी फिजिक्स जब तक आप लोग पढ़ोगे, या आपकी आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि ये क्या वर्किंग है। और ये सिर्फ इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के लिए नहीं है, अभी 2-3 रिलेशनशिप्स और भी वर्कआउट करेंगे तो इसके लिए भी होगा। और जहां तक भी आप प्रोपोर्शंस की बात कर सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी करके दिखाया, प्रोपोर्शंस की बात कर सकते हो तो आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, और ये बड़ी यूजफुल है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको जो है वो इंटेंसिटी 1 बताई गई, आपको एम्पलीट्यूड 1 बताया हुआ है तो आपने इधर उठा के डाल दिया, और आपको ये बताया हुआ है दूसरी वाली वेव की इंटेंसिटी क्या है, तो आप उसका एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो। अगर आपको दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड बताया हुआ है तो आप उसकी इंटेंसिटी निकाल सकते हो। तो दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल थिंग, प्रोपोर्शंस को ये करके यू शुड बी एबल टू दिस। I2/A2 कैसे आया? I2/A2 ऐसे आया बेसिकली, अब्दुल्ला बेसिकली देखो, अगर एक वेव थी, ठीक है जी, उसका इंटेंसिटी I थी और उसका एम्पलीट्यूड A था। अब मैं दूसरी वेव ले लूं, ठीक है जी, मैं कोई भी दूसरी वेव उठा के ले लूं उसी के टाइप की, उसी के फॉर्म की, अब उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन, तो अब उसका एम्पलीट्यूड A2 है और इसकी इंटेंसिटी I2 है। अब होगा तो ये इंटेंसिटी और अपॉन एम्पलीट्यूड स्क्वायर विल इक्वल टू के। अब मैं चाहे इसकी इंटेंसिटी अपॉन एम्पलीट्यूड स्क्वायर करूं या इसकी इंटेंसिटी अपॉन एम्पलीट्यूड स्क्वायर करूं, तो I1/A1 स्क्वायर विल इक्वल टू के, एंड सिमिलरली इसके भी I2/A2 स्क्वायर विल इक्वल टू के। So therefore I can then equate them and get this relationship out. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा, दिस इज वेरी यूजफुल। अब वेव्स में तो अक्सर बेशतर ये चीज आती है और हर दफा ही आती है तकरीबन, समझो कि ये चीज पूछेंगे तो पूछेंगे, लाजमी पूछेंगे ऐसी चीजें। लेकिन जो है वो इंटेंसिटी वेव होती क्या है? इंटेंसिटी वेव ये होती है कितनी पावर वो मतलब कितनी पावर वो देती है पर यूनिट एरिया। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको और समझाता हूं, चलो अल्लाह ने अच्छा सवाल किया, ये होती क्या है बेसिकली। देखो, यू ऑल नो कि लेट सपोज लाइट बल्ब, ठीक है जी, ये एक लाइट बल्ब है नाउ। अब ऑब्वियसली ये लाइट रेडिएट कर रहा है, ठीक है, इसमें से लाइट निकलती है, देयर इज लाइट कमिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, देयर इज लाइट कमिंग आउट ऑफ इट। ओके, नाउ ऑब्वियसली वेव जो है वो कुछ ना कुछ एनर्जी पहुंचा रही होगी हर जगह, एंड आपको पता है ऑब्वियसली लाइट जो है वो इसके अराउंड इस तरीके से यू बाहर निकलेगी, लाइट विल ऐसे, इट विल ट्रैवल आउटवर्ड्स लाइक दिस, बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी, एंड देयर बेसिकली प्रोपगेटिंग लाइक दिस, इस तरीके से यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, ऐसा ही हो रहा है। सारी लाइट जो है वो यूं 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 निकलती हैं, तो प्रोपगेशन जो हो रही है उनकी बेसिकली इट्स इन अ रेडियल सर्कुलर वे। ठीक है जी, अच्छा, इसको इस तरीके से समझो कि जब एक धमाका होता है, ठीक है, तो हवा कैसे निकलती है? हवा 3 डिमेंशनल में एक स्फेयर की तरह निकलती है, राइट? जब एक धमाका होता है 3 डिमेंशन, एक स्फेयर बड़ा होता जाता है। सो सिमिलरली विद लाइट, इट्स अ 3 डिमेंशनल स्फेयर जो बड़ा होता जा रहा है, जो बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे लाइट निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, निकलती जाएगी। अच्छा, नाउ पावर क्या होती है, सॉरी इंटेंसिटी क्या होती है? सपोज करो लाइट जो है वो इतना ट्रैवल करके आ गई है कि अब वो इतना बड़ा स्फेयर उसने अक्वायर कर लिया, दिस इज द स्फेयर दैट इट हैज एक्वायर्ड। सही है जी। सो अब अगर मुझे यहां पे निकालना है कि इसकी इंटेंसिटी क्या है, व्हाट इज इट्स इंटेंसिटी, तो वो इंटेंसिटी बेसिकली ये है कि इस जगह पे आपको कितनी पावर मिल रही है, हाउ मच पावर आर यू गेटिंग, हाउ मच पावर यू आर गेटिंग, डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ द होल थिंग दैट इट हैज ऑक्यूपाइड अभी। ठीक है जी, तो इसलिए बेसिकली अभी 4πr² जो है वो, अच्छा 4πr² लिख रहा हूं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूं। एक स्फेयर में बड़ा हो रहा है, राइट? तो बेसिकली जब एक स्फेयर में बड़ा हो रहा है तो एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर लेना पड़ेगा। एरिया क्या होगा? एरिया होगा इस स्फेयर का सरफेस एरिया, इट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेयर। ठीक है जी, सो बेसिकली अब स्फेयर का सरफेस एरिया, आई होप, आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर और नॉट, बट इट्स बेसिकली 4πr²। सो असल में इंटेंसिटी ये चीज है कि जो वेव यहां से बाहर निकलती है किसी भी पॉइंट पे, उसकी पावर ले लो और डिवाइड कर दो, वो अभी जितना बड़ा रेडियस का जो है वो स्फेयर ऑक्यूपाई करके निकल चुकी है। ठीक है, सो बेसिकली उसको जो है उसके सरफेस एरिया से डिवाइड कर दो स्फेयर के, तो यू विल गेट द इंटेंसिटी ऑफ द वेव एट दैट पॉइंट। सो लाइक द सन से आपको ऑब्वियसली सन की सारी एनर्जी नहीं मिल रही, आपको सन की उतनी एनर्जी मिलती है जो आप पे उस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है। ठीक है, और उस पॉइंट को हमें जो है वो थोड़ा सा और अपने लिए असाइन करने के लिए हमने क्या किया, हमने इंटेंसिटी का ये चीज निकाली, ये चीज बेसिकली हमने बनाई। ठीक है, अच्छा, अब डू वी
क्योंकि आपने तो अभी एरिया बताया था, हम तो लाइक आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को यू वुड बी लाइक तो हम एरिया तो कुछ भी डाल देते। अभी आप अगर ये क्लियर नहीं करते तो हम एरिया तो कुछ भी डालते होते। द थिंग इज दिस इज नॉट रियली आस्क्ड दैट मच, ठीक है, ये हमने डिस्कशन कर ली तो खैर है। बट बेसिकली ऑल ऑफ द टाइम्स दिस एरिया इज मोस्टली अ 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस एरिया इज बेसिकली अ 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हर चीज एक स्फेयर में, 3D स्फेयर में प्रोपेगेट करती है आउटवर्ड्स, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये लिख रहा हूं बट बिलीव मी ये चीज नहीं पूछी जाती, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। और अच्छा हुआ अलमा ने हमसे ये पूछ लिया, क्योंकि ये जो चीज थी जो मुझे बतानी थी, ठीक है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू कीप दिस डायग्राम। अच्छी तो नहीं बनी लेकिन खैर, जो दूसरा आपका रिलेशनशिप है वो इधर से ही आता है। दूसरा रिलेशनशिप आता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है जी। डिस्टेंस स्क्वायर है उसको आर स्क्वायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑलवेज एनर्जी इज प्रोपेगेटिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। तो डिस्टेंस बेसिकली सेंटर से रेडियस लिया जा सकता है स्फीयर का। तो ये आर जो है वो इसमें डिस्टेंस है, रेडियस नहीं है किसी भी तरीके का। दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है जी। सो दिस इज द डिस्टेंस, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस, ठीक है जी। और इसका प्रूफ बेसिकली ये, सॉरी ये गलत लिख दिया, ये आएगा 1/r², ठीक है। बिकॉज यू कैन सी इफ द पावर इज कांस्टेंट, 4 पाई अगर कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर और इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएंगे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो ये आपका जो है वो क्या है, दिस इज द सेकंड रिलेशनशिप ऑफ योर्स, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है जी। और अब अगेन ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बोला था, इंटेंसिटी अब कैसे खोल सकते हैं हम, के अपॉन आर स्क्वायर से खोल सकते हैं। और अब अगर मैं आर स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो इंटेंसिटी आर स्क्वायर विल इक्वल्स टू के। अब ऑब्वियसली अगर ये I1 थी और R1 स्क्वायर था, तो सिमिलरली I2 और डिस्टेंस 2 स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, वो भी के बराबर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, के की कहानी बीच में से निकाल के, अगर कोई हमसे पूछता है भाई ऐसे जो है वो कोई कहानी है जहां पे आपको ये चीज पता है, ये चीज पता है और ये चीज पता है, ये चीज नहीं पता, तो निकाल सकते हो। ये चीज पता है, ये चीज पता है, ये चीज पता है, ये चीज नहीं पता, तो निकाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी यूजफुल रिलेशनशिप जो आपको याद रखना है, ठीक है जी। एंड द लास्ट रिलेशनशिप जो पहले आपके कोर्स में हुआ करता था, ठीक है, इट यूज्ड टू बी इन योर कोर्स पहले, और पूछा भी पहले जाता था, लेकिन उस तकरीबन 2005 के पेपर्स के बाद ये चीज जो है वो सब समझो कि शायद सीआई वाले भूल गए या कुछ हुआ है उनके साथ। खैर तीसरा रिलेशनशिप जो है वो ये है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर क्या है, एफ स्क्वायर इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, ठीक है जी। सो बेसिकली एम्पलीट्यूड के रिलेशनशिप के जैसा ही है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये दो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, अब नहीं आता है इतना, तो उसको याद करके नहीं जाओ, जाओ नहीं जाओ आपके ऊपर है, कोई मसले की बात नहीं है, ऐसी पूछा ही नहीं जाता, तो फॉरगेट दैट। बट ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, क्योंकि इन अगले साल इंशाल्लाह जो है वो हम क्वांटम फिजिक्स अगर करेंगे तो आप लोग करोगे A2 में, तो फिर उसके लिए चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। एम्पलीट्यूड वाले की कोई मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं बताई आपको, क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन ही आपके जो है वो सारों के ऊपर से जाएगी, और वो पता होने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आपका इतना एडवांस्ड कोर्स नहीं है, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड वाली की एक्सप्लेनेशन नहीं पता होगी, हाँ अलबत्ता जो है वो डिस्टेंस वाली की मैंने आपको बता दी। एनी प्रॉब्लम विद दिस स्लाइड? ओके, तो फिर जल्दी से मेरे लिए एक सवाल करो, क्योंकि हमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सवाल ये है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव इज ए, ठीक है, एंड इंटेंसिटी इज आई, सही है जी। विच amplitude is amplitude is necessary for intensity to be doubled, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया एक वेव है उसका एम्पलीट्यूड ए है और उसकी इंटेंसिटी आई है। अब मैंने आपको बोल दिया है कि मुझे डबल दी इंटेंसिटी चाहिए, इंटेंसिटी को डबल करना है, तो मुझे कैसा एम्पलीट्यूड चाहिए होगा उसके, इन टर्म्स ऑफ ए ऑब्वियसली, ठीक है, आप न्यूमेरिकल आंसर नहीं दे सकते। सो व्हाट एम्पलीट्यूड इज नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ ए फॉर द डबलिंग ऑफ द थिंग, विल हैव टू डू द डिस्कशन फॉर दैट। अच्छा, आपको क्या पता है, आपको पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है जी। यानी मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इंटेंसिटी अपॉन एम्पलीट्यूड स्क्वायर विल इक्वल टू के,
ठीक है जी। अगर ये 1 है, ये भी 1 है, तो ऑब्वियसली आई कैन हैव एन I2 एंड A2 स्क्वायर जो इसके बराबर होगा। ओके, नाउ इंटेंसिटी 1 क्या है, वो I है। सो इंटेंसिटी 1 इज I, एम्पलीट्यूड 1 इज बेसिकली A, तो A स्क्वायर। इंटेंसिटी 2 क्या है जो आपको चाहिए, आपको चाहिए 2I, सो वी वांट अ 2I इंटेंसिटी। एंड A2 क्या है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट, सो A2 स्क्वायर मुझे निकालना। ओके जी, मजे की बात, आई इधर सेम, आई और आई कैंसिल। एम्पलीट्यूड 2 को जरा ऊपर भेजते हैं उधर, तो एम्पलीट्यूड 2 स्क्वायर जो है वो आता है किसके बराबर, 2A स्क्वायर के बराबर। and then you'll have to take the under root on both sides to just find A2 square ढूंढना, A2 ढूंढना है। so A2 will equals to the square root of 2, और स्क्वायर रूट A स्क्वायर का करोगे तो सिर्फ A बच जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू A बचना चाहिए। ये था आंसर, एंड आई हैव नो आइडिया जो है सब इतने सारे आंसर गलत क्यों है। नाउ देयर इज दिस थिंग जो मुझे अंदेशा था, 4A वाला आंसर मुझे अंदेशा था कि इट इज नेचुरल टू अज्यूम इंटेंसिटी डबल हो या एब्सोल्यूट भी डबल कर दो, नहीं, स्क्वायर वाला रिलेशनशिप है, एक अलग अंदाज से बढ़ेगा, वो आपको हमेशा कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, और जो 2A और अंडर रूट वाला सबसे करीब था, लेकिन उसमें भी कुछ आई थिंक कैलकुलेशन के दौरान मिस्टेक हुई होगी, या इन राइटिंग दिस रिलेशनशिप डाउन, तो है उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, कैन आई डू दिस क्वेश्चन लॉजिकली, ठीक है, टू दैट क्वेश्चन द आंसर टू दैट इज यस, इट कैन बी डन लॉजिकली। लॉजिकली क्या है, लॉजिकली ये है कि अगर आपने इंटेंसिटी को डबल किया है, इफ यू हैव डबल्ड द इंटेंसिटी, यानी आपने 2 के फैक्टर से इंटेंसिटी को बढ़ाया है, तो आप एम्पलीट्यूड को उसके स्क्वायर रूट ऑफ दैट फैक्टर से बढ़ाओ। ठीक है, बेसिकली दैट इज अ शॉर्टकट, लेकिन आई वुड नेवर एडवाइज यू टू लर्न दिस शॉर्टकट। रट्टा आ गया, रट्टे वाली चीजें हमें अच्छी नहीं लगती। देयर विल ऑलवेज बी इनफ टाइम टू डू ऑल ऑफ दिस कहानी। ठीक है, डू दिस, रिहर्स दिस, ये आएगा पेपर 2 में, वैसे भी मार्किंग दिखानी पड़ेगी, पेपर 1 में नहीं दिखानी पड़ती, पेपर 2 में दिखानी पड़ेगी, तो ऑलवेज डू दिस। पेपर 1 में हमेशा इतना टाइम होगा कि करो। आई वुड नेवर एडवाइज डू दिस लॉजिकली और एनीथिंग। ठीक है जी, क्योंकि लॉजिकली में हम अक्सर मिस्टेक करते हैं, डू द वर्क, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज दिस क्वेश्चन अ बिट। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज at a distance r, the intensity is I. Which distance is necessary for intensity to be doubled? आपको पता है इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, सो दैट मींस इंटेंसिटी 1 R1 square will equal to K, and therefore I2 R2 square will also be equals to K, and then R1 क्या है, R1 was R square, then I2 क्या है, I2 was 2I, and then R2 क्या था, R2 था R2 square into R2 square. ठीक है जी, so I and I cancel, and then R2 square comes out to be, R2 square is coming out to be an R square upon 2, and then you root both sides. So both sides को root करने के बाद कहानी क्या आती है आपके पास, उसके बाद आपके पास कहानी आती है R2 will equals to R upon root 2। ठीक है जी, R स्क्वायर रूट कैंसिल, रूट 2 रह गया इधर, R स्क्वायर में से R2 स्क्वायर पे से भी स्क्वायर रूट लगा के आपने इसको हटा दिया। A source of sound of constant power is situated in an open source. The intensity I of sound at distance r from this source is given by I will equals to P upon 4 pi R square. ठीक है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया। How does the amplitude A of the vibrating air volume molecules vary with the distance r from the source? तो इंटेंसिटी और r का तो पता था आपको रिलेशनशिप, और एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रिलेशनशिप पता था। एम्पलीट्यूड और r का रिलेशनशिप क्या होगा? ए वेरी गुड भाई, हमें पता है इंटेंसिटी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर एंड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है जी, अगर ऐसी कहानी है तो इंटेंसिटी को जरा यहां से हटा के इन दोनों को लिंक कर देते हैं, तो वो लिंक आता है ए स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, एंड देन यू कैन बेसिकली स्क्वायर रूट बोथ साइड्स एंड यू विल एंड अप विद एम्पलीट्यूड एंड दिस 1 अपॉन आर। ठीक है जी, so the link is this, these two are linked through that formula, so that is A। ठीक है जी, now let's do this question। A sound wave reduces in intensity but maintains a constant frequency as it travels through the air। ठीक है जी, so obviously आपको पता है कि डिस्टेंस के साथ हमने अभी डिराइव किया, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो इन डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस जैसे जैसे आपका बढ़ता जाता है वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी ऑफ द वेव हैज टू रिड्यूस विद द डिस्टेंस।
ठीक है जी। तो आपसे पूछ रहे हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो विच ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट्स सीम करेक्ट टू यू। ओके, सो आई एम हैप्पी किसी ने बी और सी चूज नहीं किया। द फेज डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट पार्टिकल्स इज 0। ये कहानी गलत है। फेज डिफरेंस दो एडजेसेंट पार्टिकल्स के बीच में 0 नहीं होती है। दैट इज द रॉन्ग थिंग। इट इज नॉट 0 बिटवीन टू एडजेसेंट पार्टिकल्स। सही है जी। एडजेसेंट होंगे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आना है। एक कंप्लीट वेव के बाद फेज डिफरेंस 0 होता है। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स दैट हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। या तो आपका 0 डिग्री होना चाहिए था या तो 360 डिग्री होना चाहिए था यहाँ पे। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, नाउ टू चूज बिटवीन ए एंड डी, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हो क्या रही है कहानी। कहानी ये हो रही है कि ये जैसे जैसे वेव चलती है तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम होते जा रहा है। ठीक है, सो व्हाई इज दैट? क्योंकि यू नो इंटेंसिटी जो थी वो क्या थी, यू जस्ट वर्कड आउट दिस रिलेशन, एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, राइट? सो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा एम्पलीट्यूड आपका कम हो रहा है, राइट? वी जस्ट वर्क दैट आउट ओवर देयर। लेकिन अगर इसको नहीं भी पता होता, अगर वहां पे वर्कआउट नहीं किया होता, तो आपको पता है इंटेंसिटी जो है वो 1/r² है, राइट? तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है इंटेंसिटी कम हो रही है। अगर इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के साथ जो थी वो लिंक में थी, तो अगर इंटेंसिटी कम हो रही है तो एम्पलीट्यूड भी कम होना चाहिए। सो विद द डिस्टेंस, अगर वेव का पहले एम्पलीट्यूड जो है वो इतना बड़ा आता था, तो विद डिस्टेंस उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है और कम होता जा रहा है। तो इट्स बेसिकली समथिंग लाइक दिस। फ्रीक्वेंसी वही रह रही है, लेकिन मैं आपको एग्जैजुरेटेड एक चीज दिखाने की कोशिश करी है यहाँ पे। सही है, सो बेसिकली दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा, अगर यहाँ पे ऐसी कोई कहानी हो रही है तो टू पार्टिकल्स दैट हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 360 डिग्री हैव द सेम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज हर दफा आप जो है वो आपका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, डिस्टेंस के बढ़ने के साथ आपका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। तो इस केस में 360 डिग्री अपार्ट जो आपके पास पॉइंट्स हैं भी, उनकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स अलग आ रहे हैं। ठीक है जी, सो दैट कैन हैपन। वेव्स जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं उनका एम्पलीट्यूड कम होंगे, सो दे डू नॉट हैव द सेम, इसका एम्पलीट्यूड ये आ रहा है उसका एम्पलीट्यूड वहां आ रहा है, so these two are different, so therefore technical से सवाल था, so this is also wrong। and then you see the maximum displacement of particles changes between one particle and the next particle, और यही हो रहा है, maximum displacement changes between the consecutive particles। why? because you are losing amplitude with the distance। ठीक है जी, so it is A that is correct and A should be the option। ए में कंजेक्यूटिव पार्टिकल्स की बात हो रही है 6:30 तक। ए में कंजेक्यूटिव पार्टिकल्स की बात नहीं हो रही है, ए में बात ये हो रही है बेसिकली यू कैन, मतलब इसमें कुछ खास बातें नहीं है बात के कंजेक्यूटिव पार्टिकल्स के बीच में हो रही है। क्या बात हो रही है? मे बी दे मीन दिस एंड दिस पार्टिकल। इसको इस तरह से समझोगे, क्या समझोगे कि यू न्यू कि आपके पास जो है वो क्या होता है, एक प्रोग्रेसिव वेव में वेव ऐसे चलती है ना, वेव इज गोइंग लाइक दिस। तो जब वेव इस तरह से जा रही होती है तो जो डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल ने एक्वायर करी थी, उसके बाद वाले पार्टिकल ने भी वही डिस्प्लेसमेंट एक्वायर करनी थी। लेकिन मसला ये है कि जैसे जैसे ये वेव चलती जाती है, जैसे जैसे चल रही है, उसका खुद का एम्पलीट्यूड कम हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो अगर ये इसमें से ज्यादा एम्पलीट्यूड में से जाती थी, तो इसमें से ऑल्दो इसने भी वही डिस्प्लेसमेंट शो करनी है सारी, उसने भी पूरा वेव वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है, बट वो ऐसा वेव स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा होगा जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा। ठीक है, सो बेसिकली कहानी ये है। सो यस, दीज आर कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स, बट लाइक आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है जी। The diagram shows a graph of displacement against time for a sound wave. Displacement against time. The intensity of the sound is halved. Which graph shows the displacement of this sound wave? तो हमें देखनी है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, सबसे पहले तो इंटेंसिटी अगर हाफ करी जा रही है तो यू डू नॉट वांट टू बी अज्यूमिंग एनी चेंज इन द फ्रीक्वेंसी और द टाइम पीरियड। ठीक है जी, क्योंकि आपके अब कोर्स में से वो हटा दी गई, तो फ्रीक्वेंसी वाली चीज आप लोग कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, यू विल ओनली बी कंसिडरिंग एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस या रिलेशनशिप आप। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी हैज बीन रिमेन कांस्टेंट। तो आपने इंटेंसिटी अगर हाफ कर दी है अगर, तो सबसे पहले तो आई थिंक वी कैन कैंसिल आउट ए, क्योंकि ए में आपकी फ्रीक्वेंसी ही चेंज हो गई है, ए में आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, सो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, बी सी डी में से अब देख लेते हैं क्या होगा। इसको करने का तरीका क्या होगा, आपको एम्पलीट्यूड बकायदा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई भी अगर बच्चा जो है वो ये देख के आया इंटेंसिटी हाफ करी तो एम्पलीट्यूड भी हाफ हो जाएगा, और वो जो है वो सी करके आ गया, तो वो गलत है। मैंने आपको लोगों को दिखाया, यू हैव टू डू द कैलकुलेशन। सो कैलकुलेशन क्या थी, I1 अपॉन A1 स्क्वायर विल इक्वल्स टू I2 अपॉन A2 स्क्वायर। सो I1, लेट्स से I1 इज I, इसकी इंटेंसिटी I कह लेते हैं, और A1 क्या कह लेते हैं, A1 कह लेते हैं 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस आ रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू से 4 स्क्वायर, क्योंकि बॉक्सेस का रिलेशन है इसमें। देन इंटेंसिटी 2 इज हाफ, सो हाफ I, और A2 स्क्वायर क्या है, A2 स्क्वायर इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट।
सो यू सी आई एंड आई कैंसिल, और लेट्स टेक a2 स्क्वायर टू द अदर साइड, और 4 स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 इंटू हाफ इज 8, ऐसा ही है, 16 इंटू हाफ इज 8, एंड देन आपके पास जो है वो a2 और इन दोनों का स्क्वायर लोगे तो a2 क्या आ रहा है, 2.82 boxes, so it's basically coming out to be 2.82 boxes, something like that. तो you can clearly see कि क्या क्या क्या, देखो सेम एम्पलीट्यूड तो नहीं आना चाहिए था, राइट, और इसमें तो वेव जो है वो शिफ्ट भी हो गई है फॉर सम रीजन, तो बी भी गलत है, दीज टू आंसर्स आर रॉन्ग, लेकिन 4 टाइम्स वही एम्पलीट्यूड नहीं आना चाहिए था, सो दैट इज रॉन्ग। अच्छा, फिर सी को देखोगे, हमने अभी देखा हाफ नहीं होती, इंटेंसिटी किसी और फैक्टर से चेंज होगी, और वो फैक्टर क्या है, 2.8 बॉक्सेस, यानी तकरीबन 3 बॉक्सेस, 2.8 इश। इसको देखोगे वेरी क्लोजली, उन्होंने आपको 1, 2 और 2.8 इश ही दिखाया है, दिस इज 2.8 इश बॉक्सेस, ठीक है जी। सो एग्जामिनर दिखाएगा भी इसको सही तरीके से, दिस इज तकरीबन तकरीबन 2.8 बॉक्सेस, ठीक है। बाकी मेक श्योर कर लेना कि फेज सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, क्योंकि इंटेंसिटी हाफ करने से इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, टाइम पीरियड पे इफेक्ट नहीं आएगा, वेवलेंथ पे इफेक्ट नहीं आएगा, फेज डिफरेंस पे इफेक्ट नहीं आएगा, तो वो कुछ नहीं, बस एम्पलीट्यूड या डिस्टेंस पे इफेक्ट आएगा। सो डी इज योर आंसर। फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट आएगा नहीं, फ्रीक्वेंसी वाला इफेक्ट नहीं लो, बिकॉज आपके कोर्स में जो मेन डॉक्यूमेंटेशन है वो ये दो रिलेशनशिप्स, ठीक है, इट इज दीज टू रिलेशनशिप्स, ये दिस इज लाइक फॉरगेट दिस अभी फिलहाल अपनी एएस के लिए, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड डोंट कंसिडर दिस आइदर, ठीक है। इस सवाल में इन्होंने गलती करी है, ये गलती करी है कि इनको लिखना चाहिए था इंटेंसिटी इज हाफ्ड बाय व्हाइल कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ठीक है, जो इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन वो ये समझ रहे हैं सवाल में कि आप लोगों को पता है, ठीक है। तो माय ओपिनियन में नहीं रखो, लेकिन जैसे देखो इस वाले सवाल में बताया था मेंटेन अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, इसमें बताया फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो वो कहानी है जो थोड़ा सा इन्होंने बीच में कोर्स में चेंजेस करते हुए खुद ही ये कुछ भी उनके भी सवाल कुछ ऐसे ऐसे वैसे आते हैं। तो खैर द इजी थिंग फॉर यू इज, अब ये आपके कोर्स में इंपॉर्टेंट चीज नहीं रही है, ठीक है जी, तो इसकी फिक्र नहीं करें, ये दो चीजें हैं। खैर बहरहाल अगर आप कुछ पुराने वाले पास पेपर्स कर रहे हो तो शायद आपको ऐसी चीज भी मिले, तो अगर नजर आ जाए तो बेसिकली वो ये चीज है जो अब कोर्स में नहीं है, तो ये इसलिए बताइए आप, और बाकी क्वांटम फिजिक्स में आपको हेल्प करेगी नेक्स्ट साल। A student is studying a water wave in which all the wave fronts are parallel to one another. वेव फ्रंट्स की कहानी हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसमें इतनी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल इन द वेव इज शोन इन फिगर 5.1। डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम का ग्राफ किया हुआ है। The distance d of the oscillating particles from the source of the waves is measured at a particular time. The variation of the displacement x with the distance d is also shown. मतलब दोनों displacement time और displacement distance ग्राफ दोनों आपको दिए हुए एक ही पार्टिकल की, ठीक है जी, सॉरी एक ही पार्टिकल, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट टाइम एक पार्टिकल को, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बहुत सारे पार्टिकल्स के होंगे, ठीक है। अच्छा, नाउ डिफाइन फॉर अ वेव व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे हम, उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, distance moved by a particle from its mean position, exactly Abdullah, so distance moved by a particle from its mean position, so very good Alma as well, moved by a particle from its mean position। और wavelength क्या लिखेंगे, distance between two consecutive points in phase, thank you Alma, so distance between two consecutive points in phase, two consecutive, मेरी writing consecutive points in phase। अच्छा जी, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट कहानी पे। Use figure 5.1 and 5.2 to determine for the water wave the period t of the vibration। तो obviously वो displacement time वाले ग्राफ में से आएगा, और displacement time हमें दिख रहा है कि 0.6 सेकेंड्स लगते हैं वेव को एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए। सो टाइम आपका सेकेंड्स में, टाइम पीरियड क्या होगा, वो होगा 0.6 सेकेंड्स। वेवलेंथ लैम्डा क्या आ रही है, बिटवीन टू पॉइंट्स फेज में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है आई कैन रियली से फॉर श्योरिटी ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है, क्यों, क्योंकि बिकॉज इससे पहले वाली ने का नहीं पता, हो सकता है वो थोड़ा सा आगे हो, तो ये वाला पॉइंट लेते हैं जस्ट फॉर अपनी सिक्योरिटी कि हमारी कोई चीज गलत ना हो जाए, तो ये दो पॉइंट्स लेते हैं जिसमें बाकायदा नजर आ रहा है कि ये दोनों मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स थे, ठीक है जी। तो एक 6 दिख रहा है, एक जो है वो 2 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो 6 - 2 यानी 4 सेंटीमीटर आपका जो है वो होगा।
सो हमने जो है वो 4 सेंटीमीटर लिख लिया। ठीक है, आप ये 2 पॉइंट्स भी ले सकते थे, आप ये 2 पॉइंट्स भी ले सकते थे, लेकिन ये तो तब की बात होती जब ये असल में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अब पता चल गया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही होगा क्योंकि 4 लैम्डा आ रहा है। ठीक है जी, या फिर आप ये और ये वाला पॉइंट भी ले सकते हैं, 1 और 5 वाला। ठीक है जी, सो यू कैन टेक एनी पॉइंट्स, बट मैंने जो है वो ये 2 लिए। अब मैं अक्सर और बेशतर जो है वो ऐसे पॉइंट सिलेक्ट कर रहा जो बिल्कुल 110% अपेरेंट होंगे, उनके बीच में आराम से निकाल लिया जाए। ठीक है, थोड़ा कोई भी किसी भी शक की बात हो तो वो नहीं लीजिएगा। ठीक है, आप यू टेक वो वाले पॉइंट जो 110% कंफर्म हो, उनके बीच में वेवलेंथ आ जाएगा। ठीक है, सो ये कहानी आ गई है। ठीक है जी, और फिर क्या है, आपसे पूछ रहे हैं स्पीड v बता दें। तो स्पीड v कैसे बताएंगे, आपको पता है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है जी, v विल इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपने 0.6 निकाला था, एंड देन लैम्डा क्या है, 4 सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना नहीं भूलिएगा। तो आपने जब इसकी कन्वर्जन भी कर ली तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट योर वेलोसिटी एज 0.067। ठीक है जी, ये आपका आ रहा है, नहीं 0.067 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही आना चाहिए। आ जाइए, फिर आ जाते हैं हम इस पे। Use figure 5.1 and 5.2 to state and explain whether the wave is losing power as it moves from the source. तो ये दो ग्राफ्स आपको दिखाए हुए हैं। ठीक है जी, इज द वेव लूजिंग पावर? यस, वो कैसे पता चल रहा है हमें, एज एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। तो आप अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वाला ग्राफ देखोगे जो डिस्टेंस के साथ बना हुआ होता है, क्योंकि ये तो एक डिस्प्लेसमेंट टाइम है, टाइम किसका, एक पार्टिकल का होगा ये। तो एक पार्टिकल जो भी होगा उसकी वही आ रही है ना कहानी तो। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है आपको दिखा रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है आपका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। तो पहले अगर एम्पलीट्यूड 2 था, अब एम्पलीट्यूड आपका क्या आ रहा है, अब आपका एम्पलीट्यूड 2 से कम आ रहा है, और इसमें तो एम्पलीट्यूड जो है वो और भी कम आ रहा है। सो द एम्पलीट्यूड्स आर डिक्रीजिंग, यस द वेव इज लूजिंग पावर। ठीक है जी, तो हम ये लिख देते हैं, द वेव इज लूजिंग पावर एज द एम्पलीट्यूड्स डिक्रीज विद डिस्टेंस। ठीक है जी, डिक्रीज विद डिस्टेंस। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अलमा के सवाल पे कि ये जो आपने आंसर 2 सिग्निफिकेंट लिखा है ये किस खुशी में लिखा है। अच्छा, सबसे पहले तो द पीरियडिटी ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है जी, तो पहले तो इधर देखोगी कि दिस वाज 0.6 पे। ठीक है, फिर ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0.62 होगी, देन 0.64, देन 0.6, सॉरी 0.6468727768। ठीक है, ये इस तरह से। सो बेसिकली इस ग्राफ पे यू कैन गेट अ वैल्यू दैट इज 2 सिग्निफिकेंट, 0.62। सो कॉन्सिक्वेंटली 0.6 नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी 0.60। ठीक है जी, क्योंकि हमें इस ग्राफ से हम 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम 0.60 है बेसिकली ये टाइम पीरियड। ठीक है जी, अच्छा जी, तो आपने जब ये करा तो टाइम पीरियड 0.60 आ गया है। और देन अगेन 4 सेंटीमीटर वाले को भी चीज को भी देखोगी तो अगेन यू कैन गिव इट टू 4.1, 4.2, 4.3। तो दिस बेसिकली 4 एंड देन 0.0। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो इतना ख्याल नहीं रखना है, क्योंकि इसमें हमने कैलकुलेशन करके आंसर हम ग्राफ में से पढ़ना वैल्यू। तो 0.60 लिखो, 0.6 लिखो, या 4.0 लिखो, 4 लिखो, कोई मसला नहीं है। लेकिन देन इन दी फाइनल आंसर डू चेक कि आपने कैसे लिखना है, दिस इज 2 सिग्निफिकेंट एंड दिस इज आल्सो 2 सिग्निफिकेंट। वो कैसे बताया, उसने बताया कि ग्राफ हमें दो है जो है वो 2 सिग्निफिकेंट वैल्यूज दे सकते हैं। When you're using 2 significant values, then you will also give your answer to 2 significant। अच्छा, वाल मैंने पॉइंट आउट कर दिया, मैं जो है वो ऐसी बेहदहानी में आंसर लिख रहा था। सो यस, इस तरह से आया आपके पास ये 2 सिग्निफिकेंट। अच्छा, फिर आ जाते हैं डिटरमिन द रेशियो इंटेंसिटी ऑफ वेव एट सोर्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वेव 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सोर्स। ठीक है जी, दोनों के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो से। वेरी गुड अब्दुल्ला, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्यों, आपको क्या पता था, आपको पता था I1 अपॉन A1 स्क्वायर विल इक्वल्स टू I2 अपॉन A2 स्क्वायर, राइट। और ये एम्पलीट्यूड वाली रिलेशनशिप क्यों ले रहे हैं, बिकॉज इसमें एम्पलीट्यूड हमें बेकायदा कम होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंसेस वाली ले, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ वेव एट सोर्स क्या होगा, वो 0 होगा, तो उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं आएगा, वो तो आंसर ही पूरा 0 हो जाएगा, उससे इन्फिनिटी हो जाएगा, कुछ भी आएगा वो नहीं आ सकता। तो विल हैव टू टेक द एम्पलीट्यूड वाली अप्रोच। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड वाली लोगे अप्रोच एंड यू कैन सी, अगर मुझे I1 अपॉन I2 चाहिए है, इफ आई वांट एन I1 अपॉन एन I2, then I will have to, I2 नीचे आया, A1 ऊपर चला गया, so basically A1 square upon A2 square आएगा रिलेशनशिप। So I basically need A1 square and then A2 square। A1 square क्या है, intensity of wave at source, यानी amplitude of wave at source, that is a +2। तो +2 इसका लेंगे हम, so that is basically a 2 square। और A2 square क्या है, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सोर्स। 6 सेंटीमीटर किधर है भाई, 6 सेंटीमीटर उधर है,
सो 6 सेंटीमीटर वाला ले लेते हैं। एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, ये क्या है, 1.2, 1.4, 1 पॉइंट, ठीक है जी। तो दिस इज 1.1 माइनस 1.1, सही है जी। दिस इज कमिंग आउट टू बी a माइनस 1.1। इसको उठा के अंदर डालते हैं। ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड का याद रखना कि यू डोंट पुट अ नेगेटिव वैल्यू, तो 1.1 स्क्वायर बिकॉज इट इज स्केलर क्वांटिटी, एंड देन वंस यू डन दिस यू कैन गेट योर आंसर आउट। सो व्हाट्स द आंसर। अच्छा, एक और चीज जरा देख लेते हैं बिफोर वी डू। अच्छा, मिलीमीटर्स में है, खैर हम तो रेशियो ले रहे हैं, तो इन 10^-3 करोगे, इन 10^3 करोगे, वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 400:121। अच्छा, इसकी वो भी बताओगे डेसिमल वैल्यू, 3.3 तकरीबन ना। सो यू आर गेटिंग आइदर यू गेटिंग 400:121 और 3.3 और 3.3, ठीक है। आई एम राइटिंग दिस 3.30 समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है, चलता जा रहा है, 3.3057 आ रहा है, ठीक है। खैर यू कुड रीड टू सिग्निफिकेंट वैल्यूज, मैं इसको 2 सिग्निफिकेंट करके लिख रहा हूँ, मैं 3.3 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं किस कहानी पे, कहानी नंबर 2 पे। इसको भी कर लेते हैं सॉल्व, एंड देन लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट थिंग्स। अच्छा, फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द पीरियड। तो पीरियड क्या था, द टाइम टेकन फॉर वन वेव टू फॉर्म। यस अब्दुल्ला, इट इज द टाइम टेकन फॉर वन वेव टू फॉर्म। तो वेरी गुड। सो टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वेव टू फॉर्म, ठीक है जी। आ जाइए, अब आ जाते हैं इस पे। Figure 4.1 shows the variation with time t of the displacement x of the two progressive waves p and q passing the same point. Displacement against time का ग्राफ है, ठीक है जी। अच्छा जी, the speed of the waves is 20 centimeter per second. Calculate the wavelength of the waves. तो wavelength of the waves हम निकाल लेते हैं, इसमें क्या मसला है, ये टाइम वाला ग्राफ है, ठीक है। तो वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में डाल के लैम्डा निकालेंगे, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू वर्क आउट द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या आ रहा है, अगर इस वेव को देख लोगे, ये वाली जो है, ये दिस वन। सो ये टाइम पीरियड दे रही है 0.6, और जस्ट टू कंफर्म इसका भी टाइम पीरियड देख रहे हैं, 0.2 से लेके 0.8 दोनों ही 0.6 का टाइम पीरियड दे रहे हैं, ठीक है। सो टाइम पीरियड इज 0.6 और 0.60 टू बी एग्जैक्ट। अच्छा, सो योर frequency will be 1/0.6 and then velocity equals to frequency into lambda कर लेते हैं। velocity आपको पता है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, इधर सेंटीमीटर में पूछा हुआ है, तो आई एम नॉट गोइंग टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर्स, ठीक है, ये जरूर देख लीजिएगा। सो दिस गोइंग टू बी 20 ही लिखूंगा। नाउ फ्रीक्वेंसी क्या थी, फ्रीक्वेंसी जो थी वो 0.60 ऐसे थी, और इनटू लैम्डा आ रहा है, तो 0.60 अगर उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा आई गेस 12 सेंटीमीटर आ रहा है। यस, सो दिस शुड बी 12 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर आ जाते हैं डिटरमिन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सी मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट ऑफ बोथ वेव्स। यस, सो वी विल बी सीइंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स। आई एम गोइंग टू टेक द मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है जी। इफ वी टेक द मैक्सिमम पॉइंट व्हिच इज सपोजिटली कमिंग आउट टू बी ओवर हियर एंड देन पुट देम इनटू फॉर्मूला। यस अल्मा, परफेक्ट। अच्छा जी, सो इफ वी सी इनटू दिस, if I look at the maximum point of the पहले वाली wave, okay, this is 0.20, यहाँ तक 0.20 10 divisions में है, 0.2, so 0.2 is basically be representing in 10 divisions, 0.2 is being represented in 10 divisions। ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 7.5। so 7.5 क्या represent कर रही है, जरा हम ये देख लेते हैं। So 7.5 into 0.2 divided by 10, that works out to be 0.15, ठीक है जी। So basically this is a 0.15, ठीक है। एंड जो दूसरा वाला मैक्सिमम देख लेते हैं, वो मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, वो मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इधर आ रहा है। एंड आई फील लाइक ये भी 1 2 और 7.5, यानी 0.20 से अब 7.5 बॉक्स आ गया, यानी 0.20 में 0.15 ऐड करना है। तो 0.20 में 0.15 ऐड करोगे तो ये 0.35 आ रहा है, ठीक है जी। सो ये 0.35, ये 0.15। अब डेल्टा टी अपॉन द टाइम पीरियड इनटू 360 विल गिव अस द थिंग, क्योंकि टाइम वाला ग्राफ था तो उसमें ये वाली अप्रोच लेनी पड़ेगी। सो डेल्टा टी अपॉन टाइम पीरियड इनटू 360 डिग्रीज, लेट्स डू दैट। डेल्टा टी क्या आ रहा है, डेल्टा टी आ रहा है 0.35 माइनस 0.15 डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है आपका,
0.60. So the time period was 0.60 and into 360 degrees. What's the answer coming out to be? 120 exact. Okay जी, so it's going to be 120 degrees. अच्छा जी, फिर आ जाते हैं कैलकुलेट द रेशियो इंटेंसिटी ऑफ वेव क्यू अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वेव पी। तो मेरे ख्याल से एम्पलीट्यूड वाली ही वापस से दोबारा से ले लेते हैं। आपको नजर आ रहा है कि इस वेव का एम्पलीट्यूड जो आता है वो आता है 3 मिलीमीटर्स और इस वेव का एम्पलीट्यूड जो आता है वो आता है 2 मिलीमीटर्स। ठीक है जी, सो 3 and 2 आर द एम्पलीट्यूड्स, सो लेट्स डू इट। Intensity 1 upon amplitude 1 square must be equals to intensity 2 upon amplitude 2 square। ठीक है जी, और इसी तरह यू कुड से, अच्छा एक काम करते हैं, Q और P के टर्म में कर लेते हैं। इंटेंसिटी Q अपॉन एम्पलीट्यूड Q स्क्वायर विल इक्वल्स टू इंटेंसिटी P अपॉन एम्पलीट्यूड P स्क्वायर। सो देयरफॉर इंटेंसिटी Q अपॉन इंटेंसिटी ऑफ P, इसको डिवाइड करो, उसको ऊपर भेजना पड़ेगा, सो इट विल बी एम्पलीट्यूड ऑफ Q स्क्वायर अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ P स्क्वायर। ठीक है जी, सो लेट्स डू दैट, लेट्स फाइंड आउट दैट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड Q क्या है? Q कौन सी वेव है? Q जो है वो ये छोटी वाली वेव है जिसका 2 आ रहा है। सो 2 मिलीमीटर्स में है, कन्वर्ट नहीं करेंगे, कन्वर्ट करोगे भी तो देखोगे 10⁻³ उसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है उस पर। ठीक है, सो लेकिन ये देखोगे कि ऊपर नीचे वैसे भी कैंसिल आउट हो जाने हैं, 10⁻³ वैसे ही आएगा स्क्वायर होकर। ठीक है, सो नहीं भी कर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 स्क्वायर एंड देन अपॉन दूसरा वाला क्या था? 3 स्क्वायर था। सो 3 स्क्वायर डालते हैं। व्हाट्स द आंसर टू दिस? 0.4/9। सो एंड अगर मैं इसको डेसिमल में देखूं, डेसिमल में क्या आ रहा है? 0.44। ठीक है, सो 0.44 हम आंसर टू सिग्निफिकेंट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? बिकॉज दीज वैल्यूज आर टू सिग्निफिकेंट, 3.0, 2.0। लेट्स टेक दैट एंड लेट्स जस्ट राइट आवर आंसर 0.44। Actually, I hope there are no confusions and problems in this either.